नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में पाकिस्तान के एक हाई कमिश्नर हुआ करते थे। नाम था अब्दुल बासित। जीवित हैं अभी, इंतकाल नहीं हुआ है, लेकिन उनके दिमाग का लगता है इंतकाल हो गया है या उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बात कही, जो कोई व्यक्ति जो अपने होशो हवास में हो, जिसका दिमाग काम कर रहा वो बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा, अमेरिका अगर कभी, मान लीजिए अमेरिका अगर कभी पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम से हमला करेगा। अब आप इसकी तुक ताल जोड़ पा रहे हैं? कहीं से नहीं जुड़ता। सवाल ये कि वो ये बोल क्यों रहा है, उसकी ये बोलने की हिम्मत क्यों हो रही है। तो एक तो होता है ऐसे लोग जो है हर समय अपने लिए रेलेवेंस ढूंढते रहते हैं, सुर्खियों में आने या खबर में आने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई पागलपन की हद तक जाकर ऐसा बोले तो फिर और बात समझ में आना मुश्किल हो जाती है। इस समय अमेरिका और इजराइल ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं और उस माहौल में ये आदमी इस तरह की बात कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि ये हमेशा से जिहादी रहा है, इसकी जिहादी मानसिकता रही है और भारत से नफरत करने वाला है, भारत से घृणा करने वाला व्यक्ति है। तो वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसको बोलने से पहले सच्चाई तो देखनी चाहिए। अरे अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसको केवल स्थगित किया गया है। तुम्हारे ये 11 एयरबेस तबाह हो गए। दुनिया का अकेला परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, जिस देश की राजधानी पर दो दो देश हमला कर चुके हैं, भारत और अफगानिस्तान। कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, और वो आदमी इस तरह की बात बोल रहा है। दूसरा कारण यह है कि ये बात क्यों आ रही है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो चीफ हैं तुलसी गैबार्ड, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा दुनिया में 4 देश अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चारों के पास परमाणु हथियार है। और याद रखिए, इसके अलावा 2 और देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, इजराइल और भारत। अमेरिका ने उनका नाम नहीं लिया, इन 4 देशों का नाम लिया। तब से पाकिस्तान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो कुछ बचा हुआ है, उसमें बड़ी बौखलाहट है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। क्योंकि किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादी पैदा करता हो, आतंकवादियों को बढ़ाता हो, आतंकवाद को प्रोत्साहन देता हो, आतंकवादियों के संगठन को खड़ा करता हो, उसके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान के खिलाफ एक्शन का एक बड़ा आधार यह है। पाकिस्तान भी वही कर रहा है, तो वही है कि वो डरा हुआ है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि गीदड़ शेर का शिकार नहीं कर सकता। भारत जैसे शेर का शिकार करने की हिम्मत पाकिस्तान जैसे गीदड़ की औकात के बाहर है। उसे पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। उसके पास कथित रूप से जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका की निगरानी और अमेरिका की निगहबानी में हैं। वो अपने मन से उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। और बाकी बातें तो छोड़िए, इस अब्दुल बासित और इसके साथियों को पाकिस्तान के, और मैं कहता हूँ इसमें वो फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, उसको भी याद रखना चाहिए केवल एक बात, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से कही थी। कारगिल युद्ध के दौरान रोते हुए नवाज शरीफ, उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो अमेरिका गए बिल क्लिंटन के पास कि युद्ध रुकवाइए। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के बिल क्लिंटन ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया कि नवाज शरीफ आए हुए हैं, आप भी आ जाइए। अटल जी ने मना कर दिया। बिल क्लिंटन ने कहा कि खतरा है कि परमाणु संपन्न दोनों देश हैं, परमाणु युद्ध हो सकता है। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। तो अटल जी का जवाब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ और बार बार बताऊँगा। याद रखना चाहिए हम सबको, और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को तो और ज़्यादा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बता दीजिए
कि आज से और अभी से मैंने मान लिया कि भारत का एक शहर खत्म हो गया, लेकिन दूसरी बात पाकिस्तान याद रखे कि उसके बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा। और मुंह लटकाए हुए नवाज शरीफ लौट आए। और ये बात अब नरेंद्र मोदी के समय में ये बोलने की हिम्मत का मतलब है कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, पगलाया हुआ है। वो दरअसल ईरान की नकल करना चाहता है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका और इजराइल से उसका युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका का तो कुछ कर नहीं सकता, इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल का जितना नुकसान कर रहा है उससे ज़्यादा अरब देशों का नुकसान कर रहा है, उससे ज़्यादा मुस्लिम देशों का, अरब देशों का, मुस्लिम देशों का। यानी मुसलमानों के जान माल की कोई चिंता नहीं है ईरान को, मुसलमानों की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। ईरान मुस्लिम देशों की प्रगति को रोक रहा है, सबसे ज़्यादा हमला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहा है। उनकी ऑयल रिफाइनरी हो या गैस के उनके है इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब पर हमला कर रहा है। वो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो उसकी नज़र में दुनिया के मुसलमानों की कोई कीमत नहीं है। ये उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, उसको भी तोड़ दिया है ईरान ने। वही भाषा बोल रहा है ये बासित। इसको मालूम तो होगा, इसकी शायद याददाश्त चली गई है कि भारत में मुसलमान भी रहते हैं, और जब परमाणु बम गिरेगा तो परमाणु बम पता हिंदुओं का नहीं खोजेगा, हिंदू मुसलमान सब मरेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत है क्या पाकिस्तान में? अरे अफगानिस्तान से तो लड़ नहीं पा रहे हो, अफगानिस्तान रोज मार रहा है, तहरीके तालिबान मार रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी मार रही है, तुम्हारे सैनिकों के सैनिक अधिकारियों की पैंट उतार ले रही है और चौराहे पर उसकी नुमाइश कर रही है, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाने की। तो ये जो बासित ने बोला है, दरअसल ये इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान पूरी तरह से पागलपन की ओर जा रहा है। और कहते हैं कि कुत्ता जब पागल हो जाए तो उसे मार देना चाहिए। ये बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है कि एक देश के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। एक देश जो आतंकवादियों का समर्थन करता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, भारत में जितने आतंकी हमले हुए हैं सब में पाकिस्तान का हाथ है, और दुनिया में जितने आतंकी हमले हुए हैं सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन है। तो आतंकवाद की दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा खतरा कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही है। ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिकी एजेंसियां बुरी तरह से खोज रही थी, उसको अपने ही देश में अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास छिपाकर रखा था पाकिस्तान ने। अमेरिका ने खोजा और वहीं मारा। कुछ कर पाया क्या पाकिस्तान? हिम्मत हुई कुछ बोलने की भी, करने की तो दूर। बोला तो क्या बोला कि ओसामा बिन लादेन शहीद है। तो ओसामा बिन लादेन को जो शहीद बताता है वो आतंकवादियों का कितना बड़ा समर्थक है, इसके लिए और कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बहुत से कारण हैं। उसने सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट कर लिया। अब सऊदी अरब कह रहा है कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अपने सैनिक भेजो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ईरान के खिलाफ जाकर सैनिक भेजें। तो सऊदी अरब, खबरें ऐसी आ रही हैं, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, सऊदी अरब कह रहा है कि हमारा पैसा लौटाओ जो उधार दिया था तुम्हें। तो ये भिखमंगा देश है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी बिक सकता है। दुनिया का एकमात्र देश है जो फॉर सेल का टैग लगाकर घूम रहा है। जो चाहे, जिसके पास पैसा हो वो खरीद ले। लेकिन मुसीबत को कौन खरीदेगा? बीमारी को कौन खरीदेगा? तो इसलिए ये बिक भी नहीं पा रहा है उस तरह से। तो इसलिए टुकड़ों में बिकता है। कहता है अपनी सेना भेज देंगे, प्रति सैनिक इतने इतने डॉलर दो, वो भी नहीं मिलता है। ये 100 मांगता है तो 5 देने की बात करते हैं लोग। अब तो भीख मांगना भी बंद कर दिया इसने। कह रहा है भीख नहीं चाहिए, हमको दो और भूल जाओ, क्योंकि हम तो लौटा ही नहीं सकते। तो मैं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, जिस ईरान और जिस पाकिस्तान के लिए छाती पीटते हो, देखो वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। हिंदुओं को तो भूल जाओ,
हिंदू अपना मामला देख लेंगे। ईरान अगर मार रहा है, नुकसान कर रहा है सबसे ज़्यादा किसी का, तो किसी यहूदी का नहीं, किसी ईसाई का नहीं, किसी हिंदू का नहीं, मुसलमानों का, मुस्लिम देशों का, अरब देशों का। पाकिस्तान जो ये बासित से भाषा बुलवा रहा है, वो भी इसी बात का संकेत है कि मुसलमानों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको अगर रोकना है तो पैसा दो, वरना ये बात थोड़े से भी दिमाग वाला व्यक्ति कर सकता है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भारत पर हमला करेंगे। अरे भारत पर हमला करने की तुम्हारी औकात कब थी? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो औकात भी खत्म हो चुकी है, अगर थोड़ी बहुत बची थी तो। फिर कह रहा हूं, तुम तो बलोच विद्रोहियों और उसके अलावा तहरीके तालिबान से नहीं लड़ पा रहे हो, तुम्हारे घर में घुसकर मार रहे हैं। और तुम्हारा वो फील्ड मार्शल क्या बोल रहा है? अच्छी खासी आबादी है पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की। कह रहा है कि ईरान से इतना प्रेम है तो ईरान चले जाओ। और अगर यही बात भारत में किसी हिंदू नेता ने बोल दी होती तो अभी पूरी दुनिया में हाय हाय करके छाती पीट रहे होते मुसलमान, और सबसे ज़्यादा इस देश के मुसलमान, और उनसे भी ज़्यादा इस देश के मुसलमानों के जो पैरोकार हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, वो छाती पीट रहे होते। झंडे, बैनर, बैग सब बाहर आ गया होता कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। ये बात जब आसिम मुनीर ने बोली तो भारत में किसी सेकुलर के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, किसी मुसलमान मौलवी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। तो ऐसे पागलों का एक ही इलाज है कि इनको उसी भाषा में समझाया जाए जो भाषा ये समझते हैं। और ये कौन सी भाषा समझते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। शठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाने की ज़रूरत है। और समय बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा है कि पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब एक देश नहीं रह गया है, पहले भी नहीं था। एक मानसिकता के आधार पर बना था, एक फ्लॉड आइडियोलॉजी के आधार पर बना था, एक नकली राष्ट्र है जिसके वजूद का कोई आधार नहीं है। तो वो कितने दिन टिकेगा? समय बहुत तेजी से नज़दीक आ रहा है पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन का। पाकिस्तान का टूटना दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। पाकिस्तान का बिखरना दुनिया के लिए शांति स्थापना के लिए अच्छी खबर होगी। और वो बहुत निकट भविष्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान मार रहे हैं, उधर बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी मार रही है, घर के अंदर अलग मारकाट मची हुई है, पीओजेके के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान का हितैषी है कौन? चीन, जिसको वो अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है, वो भी कभी सामने नहीं आता। वो जो भी मदद करना होता है पीछे से करता है। उसको भी अब भरोसा नहीं रह गया पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान के मामले में वो पाकिस्तान के जरिए बात करने की बजाय अब सीधे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज चीनी अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। जिस तरह से बलूचिस्तान में चीनी कर्मचारी अधिकारी मारे जा रहे हैं, उनका जो बीआरओ का प्रोजेक्ट है उसमें, ये चीन को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान पर और ज़्यादा इस मामले में खर्च करना बेकार है। पाकिस्तान की वो क्षमता ही नहीं है, वो औकात हैसियत ही नहीं बची है। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जिसका फील्ड मार्शल बंकर में सोता हो, रोज छिपता हो, रोज जगह बदल देता हो, वो किसी और की सुरक्षा क्या करेगा? जिसके अपने देश में आमतौर पर बम विस्फोट होते हैं और वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लोग आकर करते हैं। भारत को करना सिर्फ ये है कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को तेज कर दे, तो पाकिस्तान नाम का देश दुनिया के नक्शे पर तो शायद बना रहेगा, लेकिन उसका भूगोल बदल चुका होगा। वो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान टूटेगा या नहीं टूटेगा, सवाल ये है कितने टुकड़ों में टूटेगा।
बस उसी का इंतज़ार है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।